मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर डेट 2022 का कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं टॉपिक वाइज और साथ ही साथ प्रश्नों को भी। तो विज्ञान हमारा सब्जेक्ट चल रहा है, जीवों की दुनिया हमारा टॉपिक चल रहा है। 20 नंबर क्लास इससे पहले देखी थी, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा जिसमें इसी चैप्टर की कुछ चीजें हमने देखी थी। तो बाकी चीजों को भी हम कंटिन्यू करेंगे, टॉपिक देखेंगे, लास्ट में प्रश्नों को भी देखेंगे। ये पूरा कोर्स है, जीवों की दुनिया चल रहा है। इससे पहले की चीजें यदि नहीं देखी हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगी, देख सकते हैं। और बाकी सारी चीजें हम जल्दी ही देखेंगे। जीवों की दुनिया में पादप जगत हमने इससे पहले देखा था, मैंने आपको बताया था। अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद वर्ग दो भागों में इसे बांटा गया है। और इसके अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो ये थैलोफाइटा हम देख चुके थे। थैलोफाइटा में शैवाल देख चुके थे, कवक देख चुके थे, विषाणु देख चुके थे और उससे अलावा भी स्टार्टिंग में चीजें देख सके थे। आज हम जीवाणु देखेंगे, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा और पुष्पोद्भिद वर्ग का ये पूरा जो है वो यहाँ पर कंप्लीट देखेंगे। टाइप्स आप जरूर ध्यान रखिएगा। पुष्पोद्भिद वर्ग में नग्नबीजी जिसको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं और आवृत्तबीजी जिसको हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। कई जगह क्या होता है, इनके इंग्लिश में ही नाम दिए रहते हैं, जिससे हमने इससे पहले वाली क्लास में भी प्रश्न देखे थे तो वहां पर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ही लिखा हुआ था। तो इसलिए मैंने अलग से बता दिया था, पर ध्यान रखिएगा पुष्पोद्भिद वर्ग के ये जो टाइप्स है उसमें नाम है। और इसमें भी जो आवृत्त बीजी है, नग्न बीजी और आवृत्त बीजी में, आवृत्त बीजी के एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री हैं। इसके टाइप्स, इसके एग्जाम्पल से जो है वो पूछा जाता है। तो शैवाल हो गया था, कवक हो गया था थैलोफाइटा में। अब जीवाणु की जो है वो बात जो है वो करते हैं। तो जीवाणु इंग्लिश में कहते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु की बात करें तो इनको पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाता है कि पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी जो है वो किसे कहा जाता है, तो जीवाणुओं को जो है वो कहा जाता है। इसका पता जो है सबसे पहले किसने लगाया था, तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नामक वैज्ञानिक थे। इनके द्वारा जो है वो लगाया गया था और इन्होंने 1683 में जो है इसका पता लगाया था। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक जो है, नाम जरूर ध्यान रखिएगा। हमने इससे पहले याद किया था विषाणु को विष, विष वर्ड से, उसमें विषाणु में विष की वर्ड आता था ना, तो उससे ही यानी उसकी जो खोज करता थे इवानोवस्की, इन उसमें विस्की वर्ड आता तो विषाणु से हमने उसे जोड़कर पहले याद किया था। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जब जीवाणु की बात होगी तो ल्यूवेनहॉक जो है वो, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जो है पता लगाया था। कब लगाया था, 1683 में। और जो पहली लाइन है इसको जरूर ध्यान रखिएगा, पादप यानी पेड़ पौधे जो हैं वो और जो जंतु हैं इनके बीच की कड़ी। देखिए अंतर आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। जब मैंने पिछली वाली क्लास में पढ़ाया था तो आपको मैंने बताया था कि सजीव और निर्जीव, इनके बीच की जब आपसे कड़ी पूछी जाती है तब आपका आंसर होता है विषाणु। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु होता है। पर अगर पादप और जंतुओं के बीच की कड़ी कहा जाए तो आप कहेंगे जीवाणु। आगे बात करते हैं तो एरनबर्ग जो थे, इन्होंने इसे बैक्टीरिया नाम दिया था। बैक्टीरिया इसका इंग्लिश में नाम है। तो किसने नाम दिया था, एरनबर्ग ने नाम दिया था। खोज लीवेनहॉक ने की थी। और जो लुई पास्चर थे, इन्होंने 1876 में ये बताया था कि जीवाणुओं के द्वारा किण्वन क्रिया जो है वो होती है। तो किसने बताया था, लुई पास्चर ने। नाम किसने दिया था, एरनबर्ग ने। आगे बात करते हैं इसी में, तो जो रॉबर्ट कोच है उनका नाम भी देखने को मिलता है। रॉबर्ट कोच ने जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन भी जो है वो किया था। रॉबर्ट से ही मिलता जुलता एक नाम था, रॉबर्ट हुक, जो कि हमने इससे पहले आपको बताया था कि जब कोशिका की खोज की बात आती है तो रॉबर्ट हुक का नाम याद आता है। तो रॉबर्ट हुक आपके कोशिका से संबंधित है। और आगे बात करें तो रॉबर्ट कोच का भी नाम आपको याद रखना है। रॉबर्ट जो कोच हैं, इनको आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब देखिए, दो पॉइंट को आपको, अंतर को समझना है। रॉबर्ट जो कोच हैं, इन्होंने जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन भी किया था और इन्हीं को ही आधुनिक जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसमें इन्होंने पादपों की तरह कोशिका भित्ति होती है, जिस कारण इन्हें पादप वर्ग में जो है वो रखा जाता है। जीवाणु आपका इतना क्लियर हुआ। अब जीवाणु जो है इसके अंतर्गत आपको टाइप्स भी देखने को मिलते हैं। जितनी आप इसमें चीजें देख रहे हैं इनको याद जरूर रखिएगा, क्योंकि इन्हीं से ही अधिकतर क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। अब टाइप्स की बात करते हैं तो आकृति के आधार पर जीवाणुओं के अलग अलग टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है छड़ाकार या बैसिलस। ये छड़नुमा या बेलनाकार जो है इसकी आकृति होती है। तो उसी के नाम पर, उसी आधार पर ही इसका नाम जो है आप कह सकते हैं पड़ा है। दूसरा होता है गोलाकार या कोकस।
ये गोलाकार और सबसे छोटे जीवाणु होते हैं। अब जीवाणुओं में अगर क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में बन गया तो सबसे छोटे जीवाणु कौन से होते हैं? ऑप्शन में कोकस आपको देखने को मिल सकता है। गोलाकार तो नाम से पहचान लेंगे, पर उसी का ही जो वैज्ञानिक आधार पर नाम है वो कोकस है। तीसरा जो है आपका है कोमा आकार, कॉमा शेप्ड जिसको हम कहते हैं, कोमा ना कहकर के कॉमा कहिए, इंग्लिश में आप जानते हैं कॉमा, या फिर विब्रियो। तो अंग्रेजी के कॉमा चिन्ह के आकार के उदाहरण हैं विब्रियो कॉलरी। विब्रियो कॉलरी आपने नाम अवश्य सुना होगा। तो मैंने आपको बताया है कि जो विब्रियो कॉलरी है, ये जो है इससे हैजा नामक रोग जो है वो फैलता है। अब हैजा आप जानते हैं कि दूषित पानी पीने से फैलता है। क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि इनमें से कौन सा दूषित जल से होने वाले रोग में आता है? उसकी हम ट्रिक ऑलरेडी देख चुके हैं, जी के प्लेलिस्ट नाम से बनी है प्लेलिस्ट, उसमें जा करके देख सकते हैं। इसके अलावा विब्रियो कॉलरी जो है ये आपका एक जीवाणु का नाम है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि इनमें से कौन से जीवाणु नहीं है, वहां पर जीवाणु विषाणु कवक ऐसे करके अलग अलग दे रखे होंगे। और विब्रियो कॉलरी जो है कौन सा रोग उत्पन्न करता है, ऐसे क्वेश्चन भी आता है। तो हैजा, और हैजा इन किस जीवाणु के कारण होता है, अलग अलग चार नाम दिए होंगे। और एक और टाइप का क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि विब्रियो कॉलरी जो है इसका आकार, जो कि हैजा रोग फैलाने वाला जो है वो एक जीवाणु है, इसका आकार किस में होता टाइप का होता है? बैसिलस, कोकस या कॉमा आकार, इस तरीके से बहुत टाइप के प्रश्न जो है वो बन सकते हैं। चौथा यहाँ पर आकृति के आधार पर जीवाणु का टाइप है सर्पिलाकार। सर्पिलाकार में स्प्रिंग या स्क्रू के आकार के जो है वो आ जाते हैं। आगे बात करते हैं आपका, अगला आपका है पांचवा एजिटोबैक्टर। एजिटोबैक्टर आपसे सबसे ज्यादा प्रश्न यहीं से जो है वो पूछे जाते हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है पांचवा, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखिएगा याद। तो एजिटोबैक्टर, एजोस्पाइलरिम और क्लास्ट्रीडियम, तीन यहाँ पर आप नाम देख रहे हैं, जिसमें से एजिटोबैक्टर और क्लास्ट्रीडियम ये दोनों पूछे भी जा चुके हैं, यूपी टेट के एग्जाम में शायद आ चुके हैं। इनकी बात करें तो जीवाणुओं की कुछ जातियां स्वतंत्र रूप से मिट्टी में जो है वो निवास करती हैं, और मिट्टी के जो कण होते हैं उनके बीच स्थित जो वायु है उसके नाइट्रोजन का स्थिरीकरण का काम जो है वो करती हैं। क्वेश्चन यहाँ से कैसे बना गया था कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण इनमें से कौन जो है वो करता है? ऑप्शन में वहां पर क्लास्ट्रीडियम, टिटैनी करके दिया रहता है और बाकी अन्य ऑप्शन दिए रहते हैं। इसी प्रकार आपका एजिटोबैक्टर ऑप्शन में दिया रहता है, तो आपको वहां पर पहचानना होता है। तो आपको पता है कि एजिटोबैक्टर क्लास्ट्रीडियम पूछा जा चुका है, तो एजो स्पाइरलिम ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता हो आगे आपको देखने को मिल जाता है। तो आप देख रहे हैं किस किस आधार पर जीवाणुओं को जो है वो बांटा गया है। ये जो टाइप है वो जीवाणुओं को इस आधार पर बांटा गया है कि ये मिट्टी में निवास करते हैं, मिट्टी के कणों के बीच स्थित जो वायु होता है उसके नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का काम जो है वो करते हैं। छठा आपका है एनाबीना और नॉस्टॉक। एनाबीना तथा नॉस्टॉक नामक जो साइनोबैक्टीरिया है, ये वायुमंडल की जो जो N2 होती है, ये आपका 1/2 नहीं है, ये N2 लिखा हुआ है, यानी कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है वो करते हैं। तो कौन? एनाबीना और नॉस्टॉक, नाम ध्यान रखिएगा। ये जो है वो क्या है? तो ये साइनोबैक्टीरिया हैं, वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थान स्थिरीकरण करते हैं। ऊपर वाले में आपने देखा था वो मिट्टी के कणों के बीच नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे थे, और ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर रहे हैं। तो दोनों में डिफरेंस को भी आप क्लियर समझ रहे हैं कि कौन मिट्टी का कर रहे हैं और कौन वायुमंडल का कर रहे हैं। अगला देखते हैं आपका सातवां, राइजोबियम और बैडी राइजोबियम। ये जो है या इत्यादि इसके जैसे और जो जीवाणु हैं, इनकी जो जातियां हैं वो लेग्यूमिनिस, या इसको कहीं कहीं आप देखते हैं लेग्यूमिनिसेरम करके भी लिखा रहता है, या लेग्यूमिनोसी, ये जो है वो मटर कुल के पौधे की जड़ों में जो है वो रहते हैं, और वायुमंडलीय जो नाइट्रोजन है इनका स्थिरीकरण करती हैं। अब देखिए तीनों में आपको क्लियर डिफरेंस भी समझ में आ रहा है। जब बात होगी एजिटोबैक्टर या क्लास्ट्रीडियम की, तो ये जीवाणु की जो जातियां हैं वो मिट्टी में रहती हैं, और मिट्टी के जो कण होते हैं, ध्यान से समझिए इस चीज को, कि जो मिट्टी के कण होते हैं उनके बीच जो वायु के नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण का काम करती हैं। दूसरा जो है ये कह रहा है एनाबीना और नॉस्टॉक, ये जो आपके साइनोबैक्टीरिया हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये वायुमंडल की नाइट्रोजन का जो है वो स्थिरीकरण कर रहे हैं। और जो तीसरे की बात हो रही है, जब आपको ऑप्शन में राइजोबियम की बात होगी या फिर
बेडी राइजोबियम की बात होगी तो इस प्रकार की जो जातियां होती हैं वो लेग्यूमिनोसी जिसको हम कहते हैं मटर कुल के पौधे, इनकी जड़ों में रहते हैं और वायुमंडल की नाइट्रोजन का स्थिरीकरण जो है वो करते हैं। तो ये तीनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक ना एक जो है आपसे बन सकता है। आगे बात करते हैं आपका 8वां पॉइंट कि दूध को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्चुरीकरण जो है वो करते हैं। पाश्चुरीकरण की खोज किसने की थी? तो 1856 ईस्वी में लुई पाश्चर ने जो है वो की थी। नाम में ही पाश्चर है तो पाश्चर से पाश्चुरीकरण आप याद रख सकते हैं। सन यहाँ पर जो दे रखा है 1856, इसको आप एडिशनल तौर पर दिमाग में रख सकते हैं। अब जो पाश्चुरीकरण होता है ये होता क्या है? तो इसके लिए भी दो विधियां जो है वो यूज में लाई जाती हैं। सबसे पहली विधि जो है वो है लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड, जिसको हम LTH के नाम से जानते हैं। इसमें दूध को क्या करते हैं 62.8 डिग्री सेल्सियस जो है इस पर 30 मिनट तक के लिए जो है वो गर्म करते हैं। इसमें लो टेम्परेचर होल्डिंग मेथड में दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जो है वो गर्म करते हैं। दूसरी जो विधि है इसमें हाई टेम्परेचर पर, मेन डिफरेंस आप देख रहे हैं ना, इसमें लो टेम्परेचर है और इसमें जो है वो हाई टेम्परेचर है। तो हाई टेम्परेचर पर शॉर्ट समय के लिए, यानी लिखा है ना हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मेथड, इसको कहते हैं HTHT। तो इसमें दूध को 71.7 डिग्री सेल्सियस पर मात्र 15 सेकंड तक जो है वो गर्म करते हैं। तो ये दो विधियां होती हैं। इसमें आप याद क्या रख सकते हैं? इसमें आप टेम्परेचर को जो है वो याद रख सकते हैं कि 62.8 डिग्री सेल्सियस और आपका समय को याद रख सकते हैं 30 मिनट। इसी प्रकार 71.7 डिग्री सेल्सियस और समय 15 सेकंड। तो ये है आपका दूध का पाश्चुरीकरण और इसमें जो आप देख रहे हैं कि किसके अंतर्गत आ रहा है, तो जीवाणु के अंतर्गत ही आ रहा है। तो इसको भी जो है आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसी के कुछ और जो है अंतर्गत पॉइंट। तो चर्म उद्योग में चमड़ों चमड़े से जो बाल हैं और वसा हटाने का कार्य है वो भी जीवाणुओं के द्वारा जो है वो होता है। इस दो पॉइंट को ध्यान रखना है, चमड़े से बालों और वसा हटाने का। इसे क्या नाम दिया जाता है? तो चमड़ा कमाना यानी कि टैनिंग जो है वो कहा जाता है। तो एक यूज ये हो गया। अब ये प्रकार में आप कह लीजिए या इसके यूजेस में कह लीजिए, तो जीवाणु के जो है ये आपके यूजेस में आ जाएगा। 10वें की बात करें तो अचार हो गया, मुरब्बा हो गया, शरबत हो गया, इसको शक्कर की गाढ़ी चाशनी में या अधिक नमक में जो है आप देखते हैं रखते हैं। क्यों रखते हैं? ताकि जीवाणुओं का जो संक्रमण है वो होते ही जीवाणुओं का जीव द्रव्य कुंचन जो है वो हो जाता है और जीवाणु क्या होते हैं नष्ट हो जाते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में प्लाज्मोलिसिस। तो इंग्लिश का भी टर्म आप याद रख सकते हैं। तो इसलिए अचार मुरब्बे बहुत आप देखते हैं अधिक दिनों तक जो है वो खराब नहीं होते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे बन सकता है। एक तरीका ये हो सकता है कि आपसे ये पूछा जाए कि जो अचार मुरब्बे हैं काफी समय तक नहीं खराब होने का कारण क्या होता है। अलग अलग वहां पे ऑप्शन दिए होंगे और वहां पर जीव द्रव्य कुंचन एक ऑप्शन दिया होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि इस कारण से होता है। और आप जानते हैं कि उसमें जीवाणु नहीं पनप पाते हैं। तो अब वो सारी चीजों को याद रखिएगा। 11वां पॉइंट है आपका कि शीत संग्रहार यानी कि जो कोल्ड स्टोरेज है उसमें भी न्यून ताप लगभग -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस, दोनों माइनस में ही टेम्परेचर है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आप जानते हैं बर्फ जमती है और जैसे जैसे और घटता जाता है और ठंडा होता जाता है तो वही -10 डिग्री सेल्सियस से -18 डिग्री सेल्सियस पर सामग्री का संचय जो है वो शीत संग्रहार यानी कि कोल्ड स्टोरेज जो है उसमें ही जो है वो करते हैं। तो ये सभी आपके पॉइंट हो गए किसके? जीवाणु के। जीवाणु काफी बड़ा था इसीलिए हमने इससे पहले वाली क्लास में ना देख करके इस वाली क्लास में इसको जो है वो कवर किया। अब हम बात करते हैं, जीवाणु हमारा कंप्लीट हो गया। तो अब हम बात करते हैं जो पुष्पोद्भिद वर्ग है। अच्छा, इसमें इससे पहले हम यहाँ पर अभी देखेंगे ब्रायोफाइटा को और फिर टेरिडोफाइटा को, क्योंकि पहले वाली क्लास में हमने थैलोफाइटा देखा था और उसमें शैवाल कवक और जीवाणु ये सारी चीजें देखी हैं। तो इतना पोर्शन हो गया है, अब हम ब्रायोफाइटा की तरफ जो है वो बढ़ते हैं, फिर टेरिडोफाइटा को देखेंगे। तो ब्रायोफाइटा की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट कि ये सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इस जो प्रभाग है उसमें लगभग
25,000 जातियां जो है वो सम्मिलित की जाती हैं। तो सबसे सरल स्थलीय पौधों का समूह है। इसमें संवहन ऊतक अर्थात जाइलम और फ्लोएम का पूरी तरीके से अभाव देखने को मिलता है। जाइलम और फ्लोएम मैं आपको बता चुका हूँ। जाइलम में जा और ला जल वर्ड देखिए, फ्लोएम में देखिए तो फल वर्ड देखिए। तो जब जल के संचरण की बात होती है तो जाइलम ऊतक के द्वारा होता है, और फल की बात यानी कि भोज्य पदार्थों की बात होगी तो फल नाम में ही फल है तो उससे फ्लोएम आप याद रख सकते हैं। तो आपका दूसरा पॉइंट हो गया कि इन सभी का अभाव देखने को मिलता है। तीसरा है कि इस समुदाय को वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग भी जो है वो कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि एम्फीबिया वर्ग जो है वो वनस्पति जगत का किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में आपको ब्रायोफाइटा देखने को मिल सकता है। आगे बात करते हैं तो चौथा पॉइंट है कि ये जो समुदाय होता है इसके जो पौधे होते हैं वो मृदा अपरदन को रोकने में भी सहायता करते हैं। तो ये सब इसकी विशेषता के तौर पर आप याद रख सकते हैं, जैसे जाइलम फ्लोएम नहीं होता है, एम्फीबिया वर्ग कहा जाता है। मृदा अपरदन जो है, जो मृदा अपरदन कहते हैं जो मिट्टी का कटाव होता है। जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि कोई पेड़ है जिसकी जो जड़ें होती हैं, जैसे उसकी जड़ बहुत ज्यादा, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं ना, तो वो उसकी जड़ें जो होती हैं बहुत फैली हुई होती हैं, तो वो मिट्टी को क्या करती हैं, बांध के रखती हैं। तो जैसे अगर कोई जल की धारा यहाँ से बहुत तेजी से गुजर रही है तो जल क्या करता है, अपने साथ साथ मिट्टी को काटते हुए आगे चलता है। तो ये जो समुदाय के पौधे होते हैं वही यहाँ पर बात की गई है कि जो मृदा अपरदन है उसको रोकने में सहायता करता है, यानी कि मिट्टी को एकदम पकड़ के रखता है। ये कहने का बात यहाँ पर की गई है। आगे बात करते हैं इसी के कुछ पॉइंट, जैसे स्फेगनम जो है नामक मांस अपने स्वयं के भार से 18 गुना अधिक पानी की सोखने की जो क्षमता है वो उसमें होती है, इसलिए जो माली हैं वो इसका यूज पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय सूखने से बचाने के लिए जो है वो करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर इसके नाम को आप याद रख सकते हैं, और इसी के बारे में कुछ और पॉइंट कि स्फेगनम मास का जो प्रयोग है वो ईंधन के रूप में भी जो है वो किया जाता है, और स्फेगनम मास का जो प्रयोग है वो एंटीसेप्टिक के रूप में भी किया जाता है। मास का मतलब यहाँ पर वो वाला मास नहीं, यहाँ पर पेड़ पौधे की जो प्रजाति है उसकी बात जो है वो की गई है। तो एंटीसेप्टिक के रूप में भी होता है, ईंधन के रूप में भी होता है, और जल सोखने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। तो ये भी इसमें विशेषता है। तो ब्रायोफाइटा में केवल इतना ही पॉइंट है। अब तीसरा हमारा जो टाइप था वो था टेरिडोफाइटा। इसकी बात करते हैं। ये जो समूह है इसके जो पौधे होते हैं वो नमी, छायादार स्थान, जंगल और पहाड़ों पर अधिकता से देखने को मिलते हैं। तो आपको क्लियर डिफरेंस समझ में आ रहा है कि टेरिडोफाइटा कैसे बाकी सभी से अलग है, क्योंकि आप देख रहे हैं नमी जो है, छायादार स्थान हो गए, जंगल हो गए, पहाड़ हो गए, इन पर ये सभी टाइप के जो पेड़ पौधे हैं या पौधे हैं वो देखने को मिलते हैं। पौधों के शरीर की बात करें तो जड़, तना, शाखा और पत्तियां इन सभी में जो है वो बटा होता है। तना जो है वो साधारण राइजोम के रूप में जो है वो रहता है। ये जो समुदाय है उसके जो पौधे होते हैं उसमें संवहन ऊतक पूरी तरीके से विकसित होता है। इससे पहले जो हमने देखा था उसमें हमने देखा था संवहन ऊतक हो गया, और आपका जाइलम हो गया, फ्लोएम हो गया, वो सब नहीं था। ब्रायोफाइटा की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। पर टेरिडोफाइटा में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर संवहन ऊतक पूरी तरीके से विकसित है, परंतु जाइलम में जो है वो वेसल और फ्लोएम में सह कोशिकाएं जो है वो नहीं होती हैं। पर जाइलम और फ्लोएम के अलावा अगर संवहनी ऊतकों की बात करें तो वो पूरी तरीके से विकसित होते हैं। जाइलम फ्लोएम है, पर उसमें वेसल, जाइलम में वेसल और फ्लोएम में सह कोशिकाएं जो है वो नहीं होती हैं। बाकी आप डिफरेंस करके दोनों को याद रख सकते हैं। अब बात करते हैं पुष्पोद्भिद के बारे में। मैं आपको वो चार्ट दिखा देता हूँ एक बार, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था कि हमने यहाँ पर अपुष्पोद्भिद पढ़ लिया, उसके अंतर्गत थैलोफाइटा हमने पढ़ लिया। पिछली वाली क्लास में थैलोफाइटा के अंतर्गत सारी चीजें पढ़ ली हमने। उसके बाद ब्रायोफाइटा को हमने अभी पढ़ा, टेरिडोफाइटा को हमने अभी पढ़ा। तो इधर वाला जो पोर्शन है ये हमारा अब जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़े हैं पुष्पोद्भिद वर्ग की तरफ। पुष्पोद्भिद वर्ग में सबसे पहले हम पुष्पोद्भिद वर्ग की बात करेंगे, और उसके बाद हम इसके अंतर्गत नग्नबीजी और आवृत्तबीजी की बात करेंगे। फिर आवृत्तबीजी के अंतर्गत एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पुष्पोद्भिद वर्ग
होता क्या है। तो पुष्पोद्भिद या फूल वाला पौधा हम इसको कहते हैं। ये जो समूह होते हैं, इसके जो पौधे होते हैं वो पूरी तरीके से विकसित होते हैं, और ये जो समूह है इसके सभी पौधों में फूल, फल और बीज आपको देखने को मिलता है। अब पूरी तरीके से विकसित है, नाम से ही क्लियर है। तो आप फूल भी देखेंगे उसमें, फल भी देखेंगे और बीज भी जो है वो देखते हैं। और इंग्लिश में नाम आप भी साइड में देखते चलिएगा, फेनेरोगैम्स इंग्लिश में नाम होता है। कई लोगों ने बायो जो है वो इंग्लिश में पढ़ रखी है, तो उनको हिंदी के टर्म कठिन लगते हैं, तो अपने हिसाब से जो है वो देखते चलिएगा। तो ये आपने देखा कि इसमें पूरी तरीके से विकसित होता है। आगे बात करते हैं। तो ये जो समूह होते हैं इसके पौधों को दो उप समूहों में जो है वो बांट सकते हैं। एक आपका होता है नग्नबीजी और दूसरा आपका होता है आवृत्तबीजी। नग्नबीजी को हम कहते हैं जिम्नोस्पर्म और आवृत्तबीजी को हम कहते हैं एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म किसके नाम है, ये चीज जरूर क्लियर रखिएगा, क्योंकि हमने एक क्वेश्चन ऐसे भी देखे यहाँ पर कि आपको ऑप्शन में नग्नबीजी ना दे करके ऑप्शन में डायरेक्ट जिम्नोस्पर्म ही लिख दिया जाता है। तो नग्नबीजी कहते हैं जिम्नोस्पर्म को। थोड़ा सा अगर आपको कंफ्यूज हो तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं कि जो जिम वगैरह जाते हैं ना, तो वो टी शर्ट वगैरह उतार देते हैं नग्न करके, और फिर अपना जो है वो जिम वगैरह करते हैं। ऐसे थोड़ा सा जो है वो वर्ड को जोड़ सकते हैं, बाकी याद रहेगा बार बार जब चीजों को सुनेंगे। तो नग्न बीजी और जिम्नोस्पर्म जो है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो पौधे यहाँ पर जो है वो काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। अब ऐसे भी आप चीजों को जोड़ सकते हैं कि इसके बाद जो हम देखेंगे उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले पॉइंट पर है पहला कि पौधे काष्ठीय, बहुवर्षीय और लंबे होते हैं। इनकी मूसला जड़ें पूरी तरीके से विकसित होती हैं। परागण की क्रिया वायु के द्वारा होती है। मरुद्भिद भी होते हैं ये। और इसी का जो पांचवा पॉइंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वनस्पति जगत का सबसे ऊंचा पौधा जिसका नाम है सिकोया सेम्पर विरेंस, वो इसी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि सिकोया सेम्परविरंस जो है वो इनमें से किसका उदाहरण है, या वनस्पति जगत का जो है सबसे ऊंचा पौधा कौन सा है। इसकी ऊंचाई जो है वो 120 मीटर होती है और इसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी जो है वो कहा जाता है। ये इसे संज्ञा जो है वो दी जाती है। इस पांचवें पॉइंट को जरूर ध्यान रखिएगा, बाकी आप इन विशेषताओं को भी याद रख सकते हैं। ये तो हो गया सबसे बड़ा। अगर आपसे कहा जाए सबसे छोटा, तो सबसे छोटा जो अनावृत बीजी पौधा है उसका नाम है जैमिया पिग्मिया। जैमिया पिग्मिया सबसे छोटा अनावृत बीजी पौधा है। अनावृत बीजी, आपको मैंने बताया ना कि ये उसी के अंतर्गत नग्न बीजी जो है वो नाम है वो आ जाएगा। देखिए इस चीज को थोड़ा सा समझिए कि इसका जो नाम है वो आवृत्त बीजी है। तो नग्न बीजी को हम अनावृत्त बीजी भी तो कह सकते हैं, क्योंकि जस्ट अपोजिट के सेंस में है, तो वही चीज वहां पर कही गई है। एक अगर नाम आवृत्त बीजी है तो नग्न बीजी का नाम दूसरा अनावृत्त बीजी भी हो सकता है। इसीलिए नग्न बीजी का जो यहाँ पर पॉइंट था, इसमें नग्न बीजी वर्ड ना यूज करके अनावृत्त बीजी जो है वो यूज किया गया है। तो इसका जो सबसे ऊंचा पौधा है उसका नाम है सिकोया सिम्परविरेंस और सबसे छोटा पौधा है जैमिया पिग्मिया। तो इन दोनों नामों को याद रखिएगा। अब इनके कुछ यूजेस भी होते हैं। आर्थिक महत्व के आधार पर देखते हैं जिम्नोस्पर्म जो है उसके बारे में। तो सबसे पहला है वाष्पीय जो तेल है, चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल, देवदार की लकड़ी से सैड्स तेल और जूनिपेरस की लकड़ी से सैड स्कास्ट तेल, तो ये सभी जो है वो प्राप्त होता है। तो पहला अगर महत्व की बात करें तो वाष्पीय तेल के रूप में आप जो है वो इसका यूज कह सकते हैं, वाष्पीय तेल के रूप में। दूसरा आपका है टैनिन, जिसे हम इससे पहले वो देख चुके हैं कि चमड़ा बनाना और स्याही बनाना उसके काम में जो है वो यूज में आता है। रेजिन की बात करें तो ये क्या होता है, तो कुछ शंकु पौधों में रेजिन निकाला जाता है। इनका जो यूज है वो वार्निश के लिए, पॉलिश के लिए, पेंट के लिए, इन सभी में जो है वो होता है। फिर भोजन के रूप में बात करते हैं तो साइकस के तनों से मंड निकालकर खाने वाला जो साबूदाना है वो बनाया जाता है, इसलिए साइकस को सागोपास भी कहा जाता है। तो भोजन के रूप में आपने देखा किस प्रकार से जो साबूदाना है, आपने नाम अवश्य सुना होगा, तो यहाँ से जो है वो इसमें यूज में आता है। लकड़ी की बात करें तो लकड़ी में आपका चीड़ हो गया। लकड़ी मतलब ये मेन पॉइंट है।
अब इसके अंतर्गत आपका चीड़ हो गया, सिकोया हो गया, देवदार हो गया, स्प्रूस हो गया आदि की लकड़ी से फर्नीचर जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये सभी जिम्नोस्पर्म जो है वो उसमें यूजेस में आएंगे। बस इतने से पॉइंट आपको यूजेस में याद रखने हैं, किसके? जिम्नोस्पर्म के। तो आवृत्तबीजी के बारे में अब बात कर लेते हैं। अनावृत्तबीजी आपने देख लिया, क्या होता है वो देख लिया, सबसे बड़ा सबसे छोटा उसमें जो पेड़ पौधा है वो देख लिया और उसके यूजेस देख लिए। आवृत्तबीजी को हम एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो इस समूह के या उपसमूह के पौधे जो है इसमें बीज जो है वो फल के अंदर होते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। जैसे आपने देखा है कि आपका पपीता जो है उसके अंदर जो है आपको बीज देखने को मिलते हैं। वैसे बहुत से पपीते खाली भी निकल जाते हैं, ऐसा नहीं है, पर मैंने एक चीज आपको केवल समझाने के लिए बताई। दूसरा, इनके पौधों में जड़, पत्ती, फूल, फल और बीज सभी पूरी तरीके से विकसित भी होते हैं। ये जो उपसमूह है इसके पौधों में बीज जो है उसमें बीज पत्र भी जो है वो पाए जाते हैं। बीज पत्र की जो संख्या है उसके आधार पर पौधों को दो भागों में या दो वर्गों में बांटा गया है। तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बीज फल के अंदर होते हैं, सारी चीजें विकसित भी होती हैं और बीच में बीज पत्र होता है। अब इसके भी जो दो टाइप्स हैं उनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो वो जो दो टाइप्स बांटे गए हैं वो किसके आधार पर बांटे गए हैं? बीज पत्र की संख्या के आधार पर बांटे गए हैं। तो पौधों को दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक आपका एक बीज पत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री। तो इन दोनों का आपको आधार समझ में आया। अब इनके बारे में जो है वो जानते हैं। तो एक बीजपत्री की बात करें तो उन पौधों को कहते हैं जिनके बीज में सिर्फ एक बीजपत्र होता है। नाम से एक बीजपत्री तो क्लियर है। इनके कुल का नाम और प्रमुख पौधे का नाम यहाँ पर जो है कुछ सारणी दी गई है, जिससे आपसे क्वेश्चन हो सकता हो बन जाए। तो सबसे पहला है पालमी। तो ये कुल का नाम है एक बीजपत्री का। अब इसमें पौधे कौन कौन से आते हैं? तो सुपारी, ताड़, नारियल, खजूर, ये सब आते हैं। दूसरे की बात करें तो ग्रेमिनेसी, गेहूं, मक्का, बांस, गन्ना, चावल, ज्वार, बाजरा, जौ, जई, ये सभी जो है वो आते हैं। उसके बाद लिलिएसी की बात करें तो इसमें लहसुन, प्याज, ये सभी जो है वो आते हैं। तो ये जो है वो एक बीजपत्री पौधे के कुल के नाम या पौधों के नाम जो है वो हो जाएंगे। द्विबीजपत्री नाम से क्लियर है आपका। तो इसमें वे पौधे आते हैं जिनके पौधों के बीजों में दो पत्र होते हैं और इनके कुल का नाम और प्रमुख पौधे के नाम भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो ये हैं आपके, जैसे क्रूसीफेरी जो है इसकी बात करें तो इसमें मूली, सलजम, सरसों, ये सभी आता है। मालवेसी जो है इसमें कपास, भिंडी, गुड़हल, ये सभी आते हैं। लेग्युमिनेसी में बबूल, छुई-मुई, कत्था, गुलमोहर, कचनार, इमली, ये सभी आता है और सभी दलहनी फसलें भी आते हैं। लेग्युमिनेसी हमने देखा भी था अभी। कंपोजिटी में सूरजमुखी, भृंगराज, गेंदा, कुसुम, सलाद, डहेलिया। रुटेसी में आपका नींबू, चकोतरा, संतरा, मौसमी, बेल, कैता, कामिनी, ये सभी आते हैं। और कुछ हैं इसमें कुकर बिटेसी आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है। इसमें आपके तरबूज है, खरबूजा है, टिंडा, कद्दू, लौकी, खीरा, ककड़ी, परवल, चिचिंडा, करेला, ये सब आते हैं। अब जरूरी नहीं कि इनके कुल के नाम के साथ ही आपसे जो है प्रश्न पूछा जाए, डायरेक्ट भी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा एक बीजपत्री का उदाहरण है या नहीं है, इस तरीके से। आगे सोलेनेसी में आलू, मिर्च, बैंगन, धतूरा, बेलाडोना, टमाटर, ये सभी आ जाएगा। और रोजेसी जो है इसमें स्ट्रॉबेरी, सेब, बादाम, नाशपाती, ये सभी आ जाएगा। तो इस टॉपिक यानी कि जो पादप जगत का वर्गीकरण था उससे हमारी सारी चीजें समाप्त हुई। इस चैप्टर में आगे जो सारी चीजें हैं वो हम आगे वाली क्लासेस में जो है वो देखेंगे। अब हम इस पर बेस्ड जो है वो प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। वीडियो आप सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। आपके लिए हम ढेर सारी मेहनत कर रहे हैं ताकि अच्छे से अच्छे आपके अंक जो है वो आ सके। और जब तक परीक्षा हो तब तक आप पहले से जो है वो परीक्षा के लिए तैयार हो और प्रैक्टिस सेट तब ज्यादा से ज्यादा जो है आप लगाएं। तो सभी लोग, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, केवल वीडियो को लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। पहला प्रश्न देखते हैं कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग ये किसके कारण जो है वो उत्पन्न होता है? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर विषाणु? तो बताइए कौन सा सही होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ या फिर विषाणु? आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका ऑप्शन विषाणु जो है वो बिल्कुल सही होगा। देखिए ये जो विषाणु जो है अधिकतर जो खुर वाले जो पशु होते हैं उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सुअर आदि पालतू पशु भी हो जाते हैं। और
जंगली जंतुओं में अगर हिरन की बात करें तो वो भी आ जाता है। तो उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। मुँह पका खुरपका रोग कहते हैं। इंग्लिश में हम कहते हैं इसे फुट एंड माउथ डिसीज़। शॉर्ट में कहते हैं इसे हम एफएमडी। तो आपका आंसर यहाँ पर विषाणु जो है वो सही होगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एगार-एगार किससे तैयार होता है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा? शैवाल, लाइकेन, कवक, ब्रायोफाइटा। तो आपने नाम शायद सुना भी होगा एगार एगार का, क्योंकि इसका जो यूज है वो किया जाता है मिठाई और पुडिंग बनाने में, अनुसंधान कार्यों में भी होता है, औषधियां बनाने में भी होता है। तो आंसर की बात करते हैं तो ये आपका शैवाल जो है वो यहाँ पर सही होगा। एगार एगार किससे बनता है? तो शैवाल से जो है वो बनता है। मैंने क्यों कहा कि आपने नाम सुना होगा, क्योंकि इसका यूज मिठाई और पुडिंग में जो है वो होता है, इसलिए मुझे लगा शायद आपने सुना होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला तीसरा प्रश्न कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन जो है वो किया जाता है, वो क्या कहलाता है? इससे पहले हम कवक का अध्ययन हमने वाला क्वेश्चन रखा था, तो कवक का अध्ययन वाला भी क्वेश्चन हो गया। अब शैवाल का अध्ययन वाला भी हमने रख दिया। तो वर्गीकी, माइकोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी या फिर फाइकोलॉजी, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन जो है वो किया जाता है, वो इनमें से जो है वो क्या कहलाता है? आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर, तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपका फाइकोलॉजी जो है वो सही होगा। जब शैवालों के अध्ययन की बात होती है तो हमको याद रखना है कि फाइकोलॉजी के नाम से जो है वो जाना जाता है, और जब कवक की बात होती है तब आपका माइकोलॉजी, जो यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में जो है वो दे रखा है। तो इस डिफरेंस को ना भूलिएगा, कई बार कंफ्यूज हो जाता है। या तो आप किसी एक को छोटी सी ट्रिक से जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो फाइको में वर्ड आपका फाइट से थोड़ा सा आप जोड़ सकते हैं। फाइट तक लिखा हुआ टा और जोड़ दीजिए, फाइट वर्ड हो जाएगा। और सवाल में देखिए तो वॉल वर्ड आ रहा है, वॉल मतलब दीवार से आप जोड़ सकते हैं कि दीवार पर जो है हम फाइट कर रहे हैं, मुक्का मार रहे हैं, ऐसे कुछ भी जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से अगर एक जोड़ लेंगे तो दूसरे में आप कंफ्यूजन जो है वो नहीं होंगे, क्योंकि माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी में जब प्रश्न आता है तब कई बार कंफ्यूज जो है वो हो जाता है। चौथा प्रश्न देखते हैं। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी जो है वो बनी होती है? काइटिन की, सुवेरिन की, सेलुलोज की या फिर क्यूटिन की? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो कई बार क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और हम यहाँ पर जो ऑप्शन काइटिन दे रखा होता है इसको देखकर इसी को टिक लगा देते हैं, क्योंकि अधिकतर काइटिन ही हम पढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था जब काइटिन की बात होगी तो ये जो है वो कवक की कोशिका भित्ति जो है वो होती है। यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। आंसर यहाँ पर सेलुलोज जो है वो सही होगा। सेलुलोज, शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। और अगर इसमें स्तर की बात करें तो इसमें दो स्तर भी जो है वो होते हैं। जो आंतरिक स्तर होता है वो सेलुलोज का होता है, और जो बाह्य स्तर होता है वो आपका प्रोटोपैक्टिन का जो है वो बना होता है। आप शॉर्ट में सेलुलोज याद रख सकते हैं, क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आपका आ सकता है। अगला देखते हैं पांचवा प्रश्न। टोटल हम 7 प्रश्न जो है वो देखेंगे। तो प्रश्न आपका है कि कौन सा शैवाल है जिससे आयोडीन जो है वो प्राप्त होती है? एक्टोकार्पस, लेमिनेरिया, ओडोगोनियम या फिर यूलोथ्रिक्स? बताइए किस शैवाल से आयोडीन जो है वो प्राप्त होती है? कल मैंने आपको आयोडीन जो है उसके अंतर्गत आपको बताया था कि जो शैवाल है उसका जो यूज है भोजन के रूप में, आयोडीन के रूप में, खाद्य निर्माण में, 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे। तो उसमें आयोडीन निर्माण में मैंने जो नाम बताए थे वही यहाँ पर उनमें से ही एक नाम दे रखा है। अगर आपने नहीं देखा हो तो आप जा करके पिछली क्लास एक बार से फिर से देख सकते हैं। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला लेमिनेरिया जो है वो सही होगा। मैंने आपको लेमिनेरिया, फ्यूकस और एक्लोनिया 3 नाम बताए थे, तो यहाँ पर लेमिनेरिया दे रखा है और ऐसे ही आपसे क्वेश्चन जो है वो बन जाते हैं। तो किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लेमिनेरिया से जो है वो प्राप्त होता है। छठा प्रश्न आपका है कि केल्प जो है वो प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से, लाइकेन से, शैवाल से या जलीय शैवालों से? ये भी मैंने आपको बताया था, भोजन के रूप में, आयोडीन के रूप में और खाद्य निर्माण में। तो इनमें से एक ऑप्शन यानी कि जो केल्प है, ये जो ऑप्शन है ये उन्हीं तीनों में से एक में लिखा हुआ था। तो किसमें लिखा था? ये खाद में मैंने बताया था। यहाँ पर लिख भी देते हैं।
खाद में मैंने बताया था, खाद निर्माण में जो है वो केल्प जो है आप देखते हैं। अब यहाँ पर समुद्री शैवाल, लाइकेन शैवाल और जलीय शैवाल, इस तरीके से 4 ऑप्शन है। तो कौन सा इनमें से सही होगा? तो आंसर यहाँ पर आपका समुद्री शैवाल पहला वाला ही जो है वो सही हो जाएगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे कि कवक जो है उनके द्वारा जो संचित भोज्य पदार्थ होता है वो किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में, तेल कायों के रूप में, स्टार्च के रूप में या अल्कोहल के रूप में? ये भी क्वेश्चन मैंने आपको जो है वो कल कराया था। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो आपका सही होगा। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा। इसी सब्सक्राइब बेल के बगल में आपको देखने को मिल जाएगा, ताकि आगे आने वाला कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, सभी के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर ग्लाइकोजन पहला वाला ही ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। जो कवक जो है वो संचित भोज्य पदार्थ जो है वो किस रूप में करता है? ग्लाइकोजन के रूप में करता है। और लाइव टाइमिंग जो है आपकी कितने बजे की है? तो शाम के 8 बजे की है। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि आलू में मोजेक रोग, इसका कारक तत्व जो है वो क्या होता है? 4 ऑप्शन है आपके। ए ऑप्शन है विषाणु, बी ऑप्शन है जीवाणु, सी ऑप्शन है फफूंदी और डी ऑप्शन है शैवाल। फफूंद आप जानते हैं किसी और को भी कहा जाता है, तो वो भी आंसर आप अपने दिमाग में रख कर ही दीजिएगा। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग एक 3 बजे की भी है, तो उस समय भी आकर के वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में फिर इतने ही रखते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।